कहानी की शुरुआत में हम 2063 का समय देखते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है, लेकिन एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने पृथ्वी के जैसा ही ग्रह ढूंढ निकाला जहां इंसान रहकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते थे, क्योंकि अर्थ का तापमान काफी बढ़ चुका है और लगातार हो रहे क्लाइमेट चेंजेस की वजह से कुछ सालों के बाद पृथ्वी पर इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ के साथ ही इंसानों का भी अंत हो जाए। इसीलिए ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने के लिए साइंटिस्ट कुछ इंसानों को उस ग्रह पर भेजना चाहते हैं जो बिल्कुल अर्थ की तरह है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो ग्रह अर्थ से इतना दूर था कि वहाँ जाने में इंसानों को पूरे 86 ईयर लगने वाले थे। इसीलिए साइंटिस्ट कुछ इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस के डीएनए की मदद से टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देते हैं और उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी ही बड़े होकर स्पेसशिप की मदद से नए ग्रह पर जाने वाले हैं। सफर के दौरान टेस्ट ट्यूब बेबी का सारा उम्र स्पेसशिप में ही गुजरने वाला था और उनकी तीसरी पीढ़ी नए ग्रह तक पहुंचने वाली थी, क्योंकि अर्थ से उस ग्रह के सफर में ही उनकी जिंदगी निकल जाएगी। साइंटिस्ट टेस्ट ट्यूब बेबी से 29 बच्चों को जन्म देते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी को बाहर की दुनिया से दूर एक चेम्बर में रखा जाता था, जहाँ पर रिचर्ड नाम का एक साइंटिस्ट सभी बच्चों का ध्यान रखता था और उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उनकी मदद करता था। हर समय टेस्ट ट्यूब बेबीज के साथ रहने की वजह से रिचर्ड और टेस्ट ट्यूब बेबीज के बीच में एक फ्रेंडली बॉन्डिंग बन गई थी। मिशन की कमांडर रिचर्ड को समझाती है कि वो टेस्ट ट्यूब बेबीज के साथ इमोशनली ना जुड़े, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबीज को स्पेस मिशन पर जाना था, लेकिन रिचर्ड कमांडर की बातों पर ध्यान नहीं देता और खुद भी टेस्ट ट्यूब बेबीज के साथ स्पेस मिशन पर जाने का फैसला करता है, क्योंकि रियल लाइफ में रिचर्ड की कोई फैमिली भी नहीं थी। अब समय के साथ वो दिन आ जाता है जब टेस्ट ट्यूब बेबीज को स्पेस मिशन पर भेजना था। रिचर्ड भी टेस्ट ट्यूब बेबीज के साथ स्पेसशिप में सवार होकर नए प्लेनेट के लिए निकल जाता है। स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद सभी लोगों को उस मेन स्पेसशिप से जोड़ दिया जाता है जो उन्हें नए ग्रह तक लेकर जाएगी, जो उनकी मंजिल है। अब धीरे धीरे 10 साल बीत जाते हैं और सारे टेस्ट ट्यूब बेबीज अब बड़े हो चुके हैं, जो स्पेसशिप में किसी रोबोट की तरह अपने हिस्से का काम करते हैं और उनका अपोजिट जेंडर के प्रति कोई अट्रैक्शन भी नहीं था। रिचर्ड सभी लोगों को मॉनिटर करता था। टेस्ट ट्यूब बेबीज के अंदर प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे के प्रति कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता और ना ही वो एक दूसरे को दोस्त भी बनाते थे। वो सिर्फ मशीनों की तरह काम करते और सो जाते थे। अगले सीन में हम क्रिस्टोफर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो स्पेसशिप में सब्जियां उगाने का काम करता था। एक दिन क्रिस्टोफर की मशीन एक नए केमिकल को डिटेक्ट करती है और जब क्रिस्टोफर उस नए केमिकल को देखता है तो उसके बारे में रिचर्ड से पूछता है, लेकिन रिचर्ड क्रिस्टोफर को उस नए केमिकल के बारे में कुछ भी नहीं बताता, जिससे क्रिस्टोफर को रिचर्ड के ऊपर शक होने लगा कि जरूर वो कुछ छुपा रहा है। वापस आकर क्रिस्टोफर अपने कंप्यूटर में उस नए केमिकल के बारे में रिसर्च करता है, लेकिन उसे केमिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि पहले ही कंप्यूटर से उस केमिकल से जुड़ी सारी जानकारी को हाइड कर दिया गया था। अब क्रिस्टोफर शिप के सर्वर को हैक करके उस केमिकल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस केमिकल का नाम T56J है, जो किसी भी व्यक्ति के बॉडी में उस हार्मोन को कम कर देता था जो अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण के लिए जिम्मेदार होता है। और इसी केमिकल की वजह से शिप के सभी लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति आकर्षण और इमोशन बिल्कुल नहीं थे, जिसकी वजह से वो किसी रोबोट की तरह सिर्फ अपने काम से काम रखते थे। यहाँ पर क्रिस्टोफर को ये भी पता चलता है कि हर सुबह उन्हें जो ब्लू लिक्विड पिलाया जाता है उसी में एक केमिकल मिला होता है, क्योंकि शिप के अंदर मौजूद सभी लोगों के वेस्ट को ही रिसाइकिल करके पौधों को पानी दिया जाता था। इसीलिए क्रिस्टोफर के मशीन में वो केमिकल डिटेक्ट हुआ था। क्रिस्टोफर डिसाइड करता है कि अब वो उस ब्लू लिक्विड को नहीं पिएगा और अपने साथी जे को भी ब्लू लिक्विड पीने से मना कर देता है। ब्लू लिक्विड को न पीने की वजह से क्रिस्टोफर और जे काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे थे और अब उनके इमोशन भी एक्टिवेट होने लगे थे। एक दिन क्रिस्टोफर नोटिस करता है कि शिप में एक सिगरेट चेम्बर भी मौजूद है। अब क्योंकि क्रिस्टोफर ब्लू लिक्विड को नहीं पी रहा था, इसीलिए उसके इमोशन एक्टिवेट हो गए और क्रिस्टोफर क्यूरियस होकर रिचर्ड से उस सिगरेट चेम्बर के बारे में पूछता है, लेकिन रिचर्ड क्रिस्टोफर को बताता है कि मुझे सिगरेट चेम्बर के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्रिस्टोफर के वहाँ से जाने के बाद रिचर्ड अर्थ पर एक मैसेज भेजता है जिसमें वो बताता है कि शिप के लोग अब पहले से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए और अब वो इस बात को समझ जाते हैं कि कब मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ। अब शायद हमें सभी को ये बात बता देनी चाहिए कि शिप के सभी लोगों की पूरी लाइफ
T5 शिप में सफर के दौरान ही कटने वाली है और मंजिल तक उनकी 3rd जनरेशन पहुंच पाएगी। रिचर्ड इस मैसेज को अर्थ पर भेज देता है, लेकिन इस मैसेज को अर्थ तक पहुंचने में पूरे 2 महीने लगने वाले थे। जैक और क्रिस्टोफर के अंदर इमोशन जागने की वजह से वो सेला नाम की एक लड़की को लाइक करने लगता है और उसे अपने दिल की बात बता देता है, लेकिन सेला इसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो अभी भी ब्लू लिक्विड के जरिए T56J केमिकल को ले रही थी और उसके अंदर के सारे इमोशन एक्टिवेट नहीं थे। अब यहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है जो जैक को सेला से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि शिप में किसी को टच करने की इजाजत नहीं थी। रिचर्ड की बात सुनकर जैक रिचर्ड पर बहुत गुस्सा होता है। अब अचानक से शिप में वाइब्रेशन होना शुरू हो गया और सभी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैक और क्रिस्टोफर इन अजीब सी आवाजों का पता लगाने के लिए शिप के कंट्रोल रूम में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इन्हें कुछ पता नहीं चलता। क्रिस्टोफर जैक से कहता है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रिचर्ड ने मुझे बताया था कि शिप में कूलिंग मशीन की वजह से ऐसी आवाजें आती है। जैक उससे कहता है कि तुम रिचर्ड की बातों पर विश्वास मत करो क्योंकि वो एक नंबर का झूठा है। अब एक रात जब रिचर्ड सेला से कुछ बातें कर रहा था, इस दौरान जब वो सेला के कंधे पर हाथ रखता है तो जैक उसे देख लेता है, जिससे उसे रिचर्ड पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रिचर्ड ने उसे सेला को टच करने से मना किया था, लेकिन खुद वो सेला को टच कर रहा था। अगले दिन शिप में आई कुछ गड़बड़ी की वजह से अर्थ से इनका कनेक्शन टूट जाता है और अब सब कुछ पहले की तरह ठीक करने के लिए इन्हें शिप से बाहर जाकर सिस्टम को रिपेयर करने की जरूरत थी। रिचर्ड इसके लिए जैक को चुनता है और जब जैक बाहर जाने से पहले स्पेस सूट को पहनने जाता है तो उसे वहाँ पर सेला मिलती है, जिसके बाद जैक सेला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन समय रहते वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है जो जैक को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जैक इस बात पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब रिचर्ड शिप के बाहर जाकर रिपेयर करने के लिए क्रिस्टोफर को चुनता है। क्रिस्टोफर और रिचर्ड शिप से बाहर आ जाते हैं और शिप को रिपेयर करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक फिर से शिप में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है और सभी को वही डरावनी आवाजें सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ जैक काई नाम के एक लड़के के साथ कंट्रोल रूम में था। रिचर्ड और क्रिस्टोफर एक काले साये को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं और अगले पल रिचर्ड किसी अननोन वजह से घायल हो जाता है। अब क्रिस्टोफर किसी तरह बहुत मुश्किल से रिचर्ड को शिप के अंदर ले आता है, जहाँ पर सभी देखते हैं कि रिचर्ड बुरी तरह से जला हुआ था। इसके बाद रिचर्ड का ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाता और उसकी डेथ हो जाती है। रिचर्ड के डेथ से सभी लोग पूरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टोफर सभी को बताता है कि वैसे भी रिचर्ड कुछ सालों में बूढ़े होकर मरने ही वाले थे, लेकिन इस हादसे की वजह से वो कुछ समय पहले चले गए, इसीलिए हमें इस बात पर ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। रिचर्ड के मरने के बाद सभी लोग वोटिंग करके क्रिस्टोफर को अपना नया लीडर चुनते हैं और ये तय करते हैं कि सभी लोग मिलकर शिप में आई गड़बड़ी को ठीक करेंगे और वापस से पहले की तरह पुरानी रूटीन को फॉलो करेंगे। लेकिन जैक इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि सभी ने उसे छोड़कर उसके फ्रेंड क्रिस्टोफर को अपना लीडर चुना था। अब जैक सभी लोगों को उस ब्लू लिक्विड और T56J केमिकल के बारे में सब कुछ बता देता है। जैक की बात सुनकर सभी लोग ब्लू लिक्विड को पीना बंद कर देते हैं, जिससे उनके अंदर के दबे हुए इमोशन बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लोग पहले शांति प्रिय थे और एक अच्छे व्यक्ति की तरह जिंदगी जी रहे थे, वो लोग अब अपने इमोशन की वजह से काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे और वो क्रिस्टोफर की कोई भी बात नहीं मानते थे और आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो पुराने नियम को फॉलो कर रहे थे। अब एक दिन जैक जब वापस से सेल्सा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो इस बार क्रिस्टोफर जैक को ऐसा करने से रोक देता है और सेला को बचा लेता है। क्रिस्टोफर के ऐसा करने के बाद क्रिस्टोफर और सेला जल्द ही एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो सभी को बताता है कि शिप में एक एलियन मौजूद है और उसी ने रिचर्ड को मारा था। इसके बाद जैक अपने एक फ्रेंड काई के साथ उस रूम में एलियन को मारने के लिए आ जाता है, जिस रूम में उसके हिसाब से एलियन रह रहे थे। अब शिप के बाकी लोग भी जैक और काई के पीछे पीछे उस रूम तक आ जाते हैं जिसमें वो एलियन था, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिर जैक और काई उस एलियन को किस तरह मारते हैं। जैक काई के साथ उस रूम के अंदर चला जाता है जिसके अंदर एलियन था और अगले पल वो दोनों चीखते हुए बाहर आते हैं और सभी को बताते हैं कि एलियन सच में रूम के अंदर मौजूद है और उस एलियन के साथ फाइट के दौरान रूम में आग लग गई और हम दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर आए हैं। क्रिस्टोफर और उसके दोस्तों को जैक और काई की बातों पर विश्वास नहीं होता कि कमरे के अंदर कोई एलियन मौजूद है। कुछ समय बाद क्रिस्टोफर अकेले ही कमरे के अंदर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कमरे के अंदर कोई भी एलियन मौजूद नहीं
था। अब क्रिस्टोफर कमरे के अंदर से शिप का पूरा रिकॉर्डिंग बाहर निकाल कर लाता है, क्योंकि उस कमरे में शिप की सारी रिकॉर्डिंग स्टोर की जाती थी। अब क्रिस्टोफर जब अपने दोस्तों के साथ उस समय की रिकॉर्डिंग को देखता है जब वो रिचर्ड के साथ शिप के बाहर था, तो इन्हें पता चलता है कि उस समय जेक अपने दोस्त काई के साथ कंट्रोल रूम के अंदर था। और जब काई जेक से उस वाइब्रेशन के बारे में पूछता है तो जेक उसे बताता है कि सिर्फ कूलिंग मशीन की गड़बड़ी है। अब क्रिस्टोफर और बाकी लोगों को पता चल जाता है कि जेक को पहले से ही पता था कि एलियन वाली बात झूठ है, लेकिन फिर भी उसने सबसे इस बात को छुपा कर रखा। और जब रिचर्ड क्रिस्टोफर के साथ शिप के बाहर रिपेयरिंग करने गए थे तो जेक ने शॉक वेव की लेंथ को बढ़ा दिया था, जिसके कांटेक्ट में आने की वजह से रिचर्ड मारे गए। और कहीं इस घटना का वीडियो सबको मिल ना जाए, इसलिए जेक ने अपने फ्रेंड काई के साथ मिलकर एक बार फिर से एलियन के होने की अफवाह उड़ाई और कमरे में आग लगाकर सारे रिकॉर्डिंग्स को जलाने की कोशिश की। अब क्रिस्टोफर सभी को ये बात बता देता है कि वास्तव में जेक ने ही रिचर्ड को मारा है। जेक इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और एक बार फिर से झूठ बोलते हुए सभी को बताता है कि मैंने रिचर्ड को इसीलिए मारा क्योंकि उस पर वो एलियन हावी हो गया था। जिसके बाद रिचर्ड हम सभी को मारने का प्लान बना रहा था। शिप के लोग बिना कुछ सोचे समझे जेक की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। जेक सभी को ये भी बताता है कि रिचर्ड के बाद वो एलियन हम में से किसी के अंदर है। यहाँ जेक का जब एक लड़के के साथ झगड़ा हो जाता है तो सभी लोग मिलकर पीट पीट कर उस लड़के को मार देते हैं, क्योंकि जेक ने उन सभी को ये विश्वास दिला दिया था कि एलियन इसी लड़के के अंदर है। क्रिस्टोफर, सेला और उनके फ्रेंड ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि जेक बाकी लोगों को मिसगाइड करके अपने मतलब के लिए यूज कर रहा था और वो लोग किसी आदिवासी कबीले की तरह असभ्य तरीके से जी रहे थे और आपस में झगड़ा करते रहते थे। अब एक दिन जब क्रिस्टोफर, सेला और अपने बाकी दोस्तों के साथ सिगरेट चेम्बर के अंदर आकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो उसे खोल नहीं पाते, क्योंकि इन्हें सही पासवर्ड नहीं पता था और वो वापस चले जाते हैं। जब जेक को यह बात पता चल जाती है कि क्रिस्टोफर ने अपने लोगों के साथ मिलकर सिगरेट चेम्बर को खोलने की कोशिश की थी, इसीलिए वो खुद भी अपने लोगों के साथ उस सिगरेट चेम्बर के पास आ जाता है और वो सिगरेट चेम्बर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वेपन रखे हुए थे। जेक को यह सब देखकर लगता है कि क्रिस्टोफर इन वेपन को सिगरेट चेम्बर से इसलिए हासिल करना चाहता था ताकि मुझे मार सके। इसके बाद जेक गन लेकर क्रिस्टोफर और सेला को मारने के लिए निकल पड़ता है। क्रिस्टोफर और सेला को जब ये बात पता चलती है तो पूरी तरह से डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए एयरलॉक रूम में आ जाते हैं और सूट पहनने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जेक भी आ जाता है जो एयरलॉक का दरवाजा तोड़ देता है और जैसे ही वो एयरलॉक का दरवाजा तोड़ता है एक एयरलॉक ओपन हो जाता है, जिससे शिप की सभी चीजें तेजी से शिप के बाहर खींची चली जाने लगती है। जेक और क्रिस्टोफर एक दूसरे से लड़ते हैं और उनके बीच में हाथापाई होती है और फाइट के दौरान क्रिस्टोफर शिप से बाहर चला जाता है, लेकिन स्पेस सूट की वजह से वो बच जाता है। और वहीं जेक विंडो को पकड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेला जेक को धक्का मारकर स्पेस में फेंक देती है, जिससे जेक मारा जाता है। वहीं क्रिस्टोफर स्पेस सूट में लगे एक इमरजेंसी बूस्टर की मदद से शिप के अंदर आ जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद क्रिस्टोफर उन सभी लोगों को जेक की मौत की बात बताता है जो जेक के सपोर्ट में थे। जेक की मौत की बात सुनकर सभी अपने वेपन नीचे रख देते हैं और वोटिंग करके सेला को अपना नया लीडर चुनते हैं। अब सभी लोग पहले की तरह रूल को फॉलो करते हुए आगे की लाइफ जीने का डिसाइड करते हैं और साथ ही ब्लू लिक्विड को पीना हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। अर्थ से कनेक्ट होने पर ये अर्थ के साइंटिस्ट से अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हैं और अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इसी तरह सालों तक सफर चलता रहता है और वो लोग स्पेसशिप में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अब धीरे धीरे 86 ईयर्स बीत जाते हैं और सेला और क्रिस्टोफर की अब तीसरी पीढ़ी भी आ चुकी है और साथ ही स्पेसशिप अपने मंजिल तक पहुंच चुका है, यानी कि वो ग्रह जहाँ पर वो लोग रहेंगे। सेला, क्रिस्टोफर और काई जो अब बूढ़े हो चुके हैं वो स्पेसशिप के अंदर से अर्थ की तरह दिखने वाले उस प्यारे से ग्रह को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।